हम सैंपल पेपर सोल्व कर रहे थे डीओई का, तो उसके 2 पार्ट हम बना चुके हैं एमसीक्यू के। तो अब नेक्स्ट पार्ट है इसका सेक्शन बी, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चित्र में पी ओ क्यू एक रेखा, ये पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। जो ओ आर है इस पी क्यू पर लंब है, मतलब ये हमारा एंगल है 90। तो अगर ये 90 है तो इधर ये वाला एंगल भी ये पूरा 90 होगा, ये भी, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 का होता है, तो ये 90, तो इधर भी 90। तो ओ एस ये वाली किरण ओपी और ओ आर के बीच स्थित एक और किरण है, मतलब ये जो ओ एस है इस ओ आर और ओ पी के बीच में ये कोई एक किरण है। तो हमें दिखाना है एंगल आर ओ एस ये बराबर है 1/2 क्यू एस माइनस पी ओ एस। चलिए देखते हैं इसे। तो हम स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस ये किसके बराबर है? एंगल, एक तो ये वाला एंगल और प्लस ये वाला, ये दोनों एंगल जोड़ देंगे तो ये एंगल तो हमारा 90 है, और इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस। अब इस आर ओ एस को इधर ले आओ, तो एंगल क्यू ओ एस प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब दूसरी साइड आओ, अब ये यहां से आता है एंगल 90 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एंगल पी ओ आर, ये भी 90, तो एंगल पी ओ आर इक्वल टू 90। तो एंगल पी ओ, अब इसमें 2 भाग हैं, पी ओ एस और आर ओ एस, तो हो जाएगा एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर 90। ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो जरा, भाई इसकी वैल्यू भी 90 और ये भी 90, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली दोनों बराबर होंगी, या समीकरण एक में से 2 को घटा दो तो भी चल जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, और चूंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये दोनों साइड बराबर होंगी, तो मतलब एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर 90 की जगह ये 90 की वैल्यू ये वाली रख देंगे, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। अब ये आर ओ एस को इधर लाना है, हमें पी ओ एस को उधर ले जाना है, तो एंगल आर ओ एस एज इट इज, और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, एंगल आर ओ एस इक्वल टू, इसको उधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये एंगल क्यू एस ये ऑलरेडी पहले से ही है, और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, एंगल पी ओ एस। अब ये दोनों सेम है तो ये हो जाएंगे एंगल 2 जुड़ के हो जाएंगे 2 कोण आर ओ एस, और इधर ये एज इट इज एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और ये 2 है ये चला जाएगा इसके बटे में, तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा है बट थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, बट इतना मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:4:5:6 है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज ए बी सी डी, तो इसके जो कोण है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये जो कोण है इनका अनुपात दिया है 3:4:5:6। तो इसके सभी कोण निकालने हैं। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो जब हम एंगल ए निकालेंगे तो हमें क्या करना है? एंगल ए के लिए 3 यूज करना है। ए के लिए जैसे पहले यहाँ पे ए है तो एंगल ए के लिए यहाँ पे 3 यूज करना है, और बटे में इन सबको जोड़ देना है। 3 + 4 + 5 + 6
तो होगा 3 और 4 7, 7 5 12 से 18, तो नीचे 18 आ जाएगा और गुणा में 360। क्यों? क्योंकि चारों गुणों का योग 360 होता है। तो 18 से काट दो, 18 दूनी 36, 20 आया और 20 की गुणा 3 में कर दो, 20 3 60, तो ए बराबर आ गया 60 डिग्री। सेम ऐसे ही हम बी निकालेंगे अब। तो बी के लिए हमें यूज करना है 4, तो ऊपर 4 और नीचे इनका सम यानी कि 18 और गुणा में 360, चारों कोणों का योग। तो 18 से काट दो, 18 दूनी 36, 20 आया और 20 चौक 80, बी आ गया 80। अब सी निकालेंगे सेम ऐसे ही। तो सी के लिए आपको क्या यूज करना है? 5, तो ऊपर 5, नीचे इन सब का सम 18 और गुणा में 360। तो देखो ये इसे काट देंगे, 18 दूनी 36 और 0 और 20 पंजे 100 डिग्री। तो एंगल डी देखेंगे। तो डी के लिए आपको जाना है 6 पे, तो 6/18 मतलब इन सब का सम 18 और गुणा में 360। तो फिर से 18 से काट दिया, 18 दूनी 36, 20 और 20 का 120। तो इस तरह से हम एंगल एबीसीडी आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अथवा करके एक क्वेश्चन हो रहा है कि दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं। तो अगर इसमें से आपको ये करना होगा या फिर ये कोई एक करना है। तो चलिए ये तो ऐसा हो गया, इसको देखते हैं। अगर आप इसको करोगे तो ये कैसे होगा। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? इसमें आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। ये वाली ए बी सी डी के बराबर और समांतर है, और ये ए डी और बी सी ये एक दूसरे के समांतर है और बराबर। अब देखो ए डी और बी सी दो समांतर रेखाएं, तो इसमें ए बी जो है एक तिरका रेखा का काम करेगी। अगर दो रेखाएं समांतर और एक रेखा ऐसा काटती है तो ये तिरक रेखा कहलाती है। तो उसमें ये जो एंगल बनते हैं दो, ये और ये, मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई, ये होते हैं समांतर तिरक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग। अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं तो इनका योग होता है 180। तो सेम ऐसे ही एडी और बीसी तो समांतर रेखाएं, ए बी इसमें एक तिरक रेखा है, तो इसलिए कोण ए प्लस कोण बी इनका सम होगा 180, क्योंकि तिरक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। तो इसको मानो समीकरण फर्स्ट। अब आ जाओ इधर। तो ऐसे ए बी और डी सी ये दोनों समांतर है और बी सी यहाँ पर क्या है? तिरक रेखा। तो अगर हम बी और सी को हम जोड़ेंगे, एंगल बी प्लस सी, इनका योग भी 180। तो ये मान लिया हमने समीकरण 2। अब समीकरण एक में से दो को घटाना है, तो जब घटाओगे तो ये b माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब देखो b प्लस का या माइनस का, तो b से b कैंसिल, तो ये बचेगा a माइनस का c, a माइनस c, और इधर 180 में से 180 गए 0। तो देखो c को उधर ले जाओ, तो a इक्वल टू c, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल a इक्वल टू एंगल c। तो एंगल ए और सी यानी कि ये समकोण है, ए सी के बराबर। सेम ऐसे ही हम सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल डी के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। ये कह रहा है समीकरण x माइनस 10 इक्वल टू 15 को हल करें। फिर साथ में कह रहा है बताइए कि आप यह किस अभिधारणा का उपयोग करते हैं। तो पहले इसका हल देखेंगे। x माइनस 10 इक्वल टू 15, तो वैसे तो सिंपली हम x का मान निकालो, 10 को उधर ले जाओ, तो अभी माइनस है, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का 10 और प्लस के 15 ये ऑलरेडी है यहाँ पर। तो 10 और 15 जुड़ के हो गए 25। तो ये हमारा x का मान है। लेकिन ये कह रहा है कि बताइए ये किस अभिग्रहित, तो यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित है और कुछ अभिधारणा है, ये अलग अलग है। तो अब ये जब बुक में यूक्लिड वाले चैप्टर में यूक्लिड के अभिग्रहित और अभिधारणाएं में जाके चैप्टर को पढ़ोगे तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो साथ में इसने पूछा है कि किस अभिग्रहित का प्रयोग करके इसको हमने सोल्व किया। तो अब अगर अभिग्रहित को देखा जाए तो इसमें एक अभिग्रहित होता है
तो यहाँ x माइनस 10 और ये 15 ये दोनों बराबर हैं, बराबर निशान है। तो जो यूक्लिड का दूसरा अभिग्रहित है वो ये कहता है कि अगर बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो प्राप्त जो रिजल्ट है वो भी बराबर होता है। तो ये दो संख्याएं बराबर हैं, x माइनस 10 और 15। अगर मैं दोनों साइड एक बराबर संख्या 10 जोड़ दूं तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, बराबर ही होगा। बराबर ही है अभी भी, दोनों साइड हमने 10 जोड़ा। 10 क्यों जोड़ा? क्योंकि ये माइनस का 10 है, प्लस 10 करने पर ये 10 से 10 कट जाएगा। तो देखो 10 से 10 गया तो यहाँ बचा x, तो x बराबर 15 और 10 25। तो इस तरह से हम ना x का मान निकाल सकते हैं। और इसमें यूज कौन सा है, अभिग्रहित का दूसरा नियम, ये दूसरा अभिग्रहित है, इसका यूज हमने किया है। चलिए अब नेक्स्ट अथवा वाला क्वेश्चन देखेंगे। यूक्लिड की तीसरी अभिधारणा। तीसरी अभिधारणा यह है कि अगर दो संख्याएं बराबर हैं उसमें से हम कोई बराबर संख्या घटाएं तो आंसर भी हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी हमारा बराबर मिलेगा। जैसे सपोज करो हमारे पास 50 है, दो बराबर संख्याएं, दोनों में से हमने 10 घटाया, बराबर संख्या हमने घटाई है, तो रिजल्ट हमें यहाँ भी 40 मिलेगा और यहाँ भी 40। तो किसी दो बराबर संख्याओं में से बराबर संख्या घटाते हैं तो हमें रिजल्ट भी बराबर मिलता है। और ये अभिधारणा है, ये यूक्लिड की तीसरी अभिधारणा है। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये कह रहा है कि 10 लड़कों की ऊंचाई सेंटीमीटर में इस प्रकार है, 145 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर, 129 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 10 लड़कों की जो ऊंचाइयां हैं, हाइट, वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो इसके लिए आपको बारंबारता वितरण तालिका बनानी है और आपको वर्ग अंतराल ये लेने हैं, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, तो 180 से 200। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहां लिखेंगे हम बारंबारता। तो हमें देखना है कि 100 से 120 कितने लड़के ऐसे हैं जिनकी हाइट 100 से 120 के बीच है। तब 120 और 100 के बीच 115, तो बस एक ही है, तो यहाँ एक आ जाएगा। अब 120 से 140, तो एक तो ये है हमारी 129, 135, 139, तो यानी कि 3। तो 3 लड़के ऐसे हैं जिनकी हाइट 120 से 140 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट 140 से 160, तो इसमें एक हमारा 145, 158, तो बस ये दो ही हैं, तो इसमें आ जाएगा 2। ये देखिए 160 और 180 के बीच में, तो 160 180 के बीच में कौन कौन से हैं, तो 163, 175 और 170। तो ये 160 और 180 के बीच है, यानी कि 3। फिर 180 और 200 के बीच, तो 180 और 200 के बीच तो केवल एक ही है, 188। तो ये होगी हमारी बारंबारता वितरण तालिका। तो इसमें हमें चेक करना है कि क्या इन सब बारंबारताओं का योग 10 है, क्योंकि 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट हैं, 10 लड़के हैं। तो 1 और 3 4, तो 6, 3 9 और 1 10, तो टोटल 10 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो सारणी है वो सही है। तो इस तरह से हम बारंबारता वितरण तालिका बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यदि दो सर्वांग वृत्तों की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनकी जीवाएं बराबर होती हैं। तो ये कोई दो वृत्त और ये कैसे है, सर्वांगसम। तो इसका केंद्र O है और जीवा AB, और एक दूसरा वृत्त जिसका केंद्र O डैश और ये जीवा CD। ये इनकी त्रिज्याएं हैं। भी वृत्त, इस वृत्त की त्रिज्या है O डैश C, O डैश D, ये इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ये दो सर्वांगसम त्रिभुज सर्वांगसम वृत्त। तो ये जो जीवाएं हैं केंद्र पर बराबर कोण बना रही हैं, ये वाला कोण और इधर है CD, यहाँ इतना कोण बना रही है। तो ये कोण बराबर है, अगर ये इसके बराबर है तो हमें दिखाना है कि AB और CD ये भी आपस में बराबर है। तो देखिए कैसे दिखाएंगे इनसे। तो इस वाले वृत्त में त्रिभुज AOB लेंगे और दूसरे वाले में त्रिभुज CO डैश B, त्रिभुज CO डैश D ये लेंगे। अब इसमें जो जो बराबर है वो लिखते जाओ। इधर देखो OA
ओ ए बराबर है ओ डैश सी के। ये क्यों बराबर है? क्योंकि सर्वांगसम वृत्त है और सर्वांगसम वृत्तों की जो त्रिज्याएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो यहां लिख सकते हो आप रीजन में सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं। अब इसमें एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डैश डी ये बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है जीवाएं जो है वो केंद्र पर बराबर कोण बना रही है, तो इसलिए ये कोण बराबर है, इसे लिख देंगे दिया है। तो कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डैश डी के, कोण सी ओ डैश डी के। इसमें आप लिखोगे रीजन दिया है। अब तीसरी इसमें ओ बी ये इसके बराबर थी और ओ बी ओ डैश डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये सर्वांगसम वृत्त है और सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो फिर से आप लिखोगे इधर ओ बी बराबर ओ डैश डी। तो इसमें फिर से वही लाइन, जो लाइन ये लिखी है सेम वही लाइन यहाँ लिखोगे, सेम यही लाइन यहाँ लिख दोगे, सर्वांगसम वृत्तों की सीमाएं बराबर होती हैं। अब तुम देखोगे ध्यान से कि पहले एक भुजा फिर एक कोण फिर एक भुजा, तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम। तो आप लिख सकते हो कि त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डैश डी के, सी ओ डैश डी के। सर्वांग समता कौन सी लग रही है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके बाकी पार्ट भी बराबर होते हैं। तो इट मींस इस त्रिभुज की भुजा ए बी इस त्रिभुज की भुजा ए बी इस त्रिभुज की भुजा सी डी के बराबर होगी। तो ए बी बराबर सी डी, यही हमें सिद्ध करना था। यहां लिख देंगे रीजन बाई सी पी सी टी। इसका मतलब है, इसकी फुल मीनिंग है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यही हमें सिद्ध करना था। अगर सर्वांगसम वृत्त हैं जिनकी जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बना रही हैं तो वो जीवाएं बराबर होती हैं। तो ये कोण बराबर थे तो हमने दिखा दिया भुजा ए बी और सी डी भी आपस में बराबर है। तो ऐसे हम इसको सिद्ध करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे और ये सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो क्वेश्चन 26 है कि हर का परिमेकरण करो। परिमेकरण मतलब जो हर में संख्या है √2 √3 हो रही है यूज इसमें, तो मतलब ये अपरिमेय संख्या होती है। तो नीचे अपरिमेय है तो इसको हमें परिमेय बनाना है। परिमेकरण मतलब हर में जो संख्या उसको परिमेय संख्या में बदलना है। तो उसका तरीका होता है, तो कैसे करेंगे? तो जो संख्या दी है उसे लिख लो 3 + √3 + √2। अब इसमें 3 संख्या एक साथ आ रही हैं तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या को एक साथ ले लो और एक सिंगल। तो मैं इन दोनों को एक साथ ले रहा हूं और √2 को अलग। तो ये एक पूरा पेयर बन गया और एक ये 2 संख्या मान के चल रहा हूं, ये पूरी एक संख्या और एक ये। तो ये 2 संख्याएं हैं, हमें इनके यहाँ पे प्लस हो रहा है तो माइनस लेके इनके बीच में माइनस का साइन लेके अंश और हर में गुणा करनी है। मतलब 3 + √3 - √2 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 3 + √3 - √2। और तो 1 की गुणा इसमें करेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा ऊपर वाली संख्या 3 + √3 - √2। तो ऊपर वाली संख्या तो एज इट इज। अब नीचे देखो ये प्लस वाले बनना है या माइनस, तो एक फॉर्मूला होता है a + b और इंटू a - b। तो इनकी गुणा होती है a² - b²। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो 3 + √3 ये a का काम कर रहा है, ये पूरा a का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3 + √3 का वर्ग माइनस, और ये √2 जो है ये b का काम कर रहा है तो ये हो जाएगा √2 का वर्ग। देखो ऊपर वाली संख्या सेम एज इट इज, तो 3 + √3 - √2। नीचे इनका वर्ग करेंगे तो अब ये a + b का होल वर्ग बनना है, a + b का होल वर्ग। अब देखो क्या होता है a² + b² + 2ab। तो इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करेंगे। तो करो 3 का वर्ग 9
प्लस √3 का वर्ग 3 प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना यानी कि 3√3 और उसका दुगना 3 दूनी 6√3 माइनस √2 का वर्ग 2। तो ऊपर तो ऐसे रखेंगे और नीचे वाली संख्या को देखो क्या आएगा जोड़ के, 9 और 3 12 और 12 में से 2 घटा देंगे तो 10 बचेगा नीचे। तो ये बचा 3 प्लस ऊपर वाली संख्या को तो सेम में रखना है हमें, 3 प्लस √3 माइनस 2 बटे 9 और 3 12, 12 में से 2 गए 10 तो 10 प्लस 6√3। तो देखिए अभी हमने हर का परिमेयकरण किया लेकिन अभी भी इसमें अपरिमेय संख्या आ रही है यानी कि ये अभी भी अपरिमेय है। अभी फिर से एक बार और परिमेयकरण करना पड़ेगा। अब ये नीचे प्लस आ रहा है तो माइनस लेके इनके बीच में माइनस लेके ऊपर नीचे फिर से गुणा करनी पड़ेगी। तो देखिए जरा कैसे करेंगे, 3 प्लस √3 माइनस √2 ऐसे लिखेंगे और इसको भी सेम एज इट इज 10 प्लस 6√3। तो गुणा के किससे करनी है, ये प्लस है माइनस साइन लेके यानी कि 10 माइनस इसको हटा देते हैं 10 माइनस 6√3 ये अंश में और हर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में गुणा कर देंगे। तो देखिए फिर से इसकी गुणा इसमें करेंगे तो पहला 3 लो, 3 की गुणा इसमें फिर इसमें, √3 की गुणा इसमें फिर इसमें, √2 की गुणा इसमें फिर इसमें, ऐसे कर देंगे। नीचे आ जाओ, नीचे ये फिर से a प्लस भी a माइनस भी बनना है तो ये नीचे आ जाएगा 10 का वर्ग माइनस 6√3 का वर्ग। तो सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सोल्व करोगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। दिए गए चित्र में QP समांतर है ML। तो QP ये वाली रेखा ML ये और ये दोनों समांतर है तो हमें x का मान निकालना है, ये x है। तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है तो हमें क्या करना है, इस ML के समांतर एक रेखा खींचनी है BS, SS मान लो। फिर PQ के समांतर एक रेखा ये खींचेंगे, इसको बोल दो। तो एक नियम होता है अगर दो रेखाएं समांतर हैं और एक रेखा का उसे काटती है समांतर रेखाओं को तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण इन्हें बोलते हैं हम एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो यहाँ तो देखिए ये पूरा कोण x है तो इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया। इसको मान लिया हमने कोण 1 और ये मान लिया कोण 2। तो ऐसे ये वाला कोण, ये वाला भाग मान लिया 3 और ये है कोण 4। तो यहाँ देखेंगे ML के समांतर एक रेखा हमने BS ये खींची थी तो इसलिए ये दोनों रेखा समांतर है। तो कोण 1 और tan ये वाला और ये वाला कोण कैसे, एकांतर अंतःकोण। और तो कोण 1 इस कोण 10 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बराबर, क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अब इधर आ जाओ। अब चूंकि इधर हमने एक AR समांतर रेखा खींची थी QP के समांतर AR, तो इसलिए कोण 15 और कोण 4 ये बराबर होंगे। तो कोण 4 बराबर कोण बराबर 15 क्योंकि ये कोण 15 है और ये कोण 4 है। अब क्योंकि ये समांतर है तो और ये एकांतर अंतःकोण है तो ये बराबर होते हैं तो इसलिए ये दोनों बराबर है। अब इधर आ जाओ। तो ये पूरा कोण 35 था तो 35 में से अगर ये कोण 15 है 15 डिग्री तो ये कितना बचा, कोण 3। तो कोण 3 आया 35 माइनस 15 तो कोण 3 बराबर आया 20 डिग्री। कोण 3 ये कोण 1 था, ये कोण 4 था। अब फिर से देखो ML BS ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर है AR और PQ। और क्वेश्चन में कहा है कि LM और PQ ये दोनों समांतर हैं। अब जब ये दोनों समांतर हैं तो इनके समांतर जो दोनों रेखाएं ये भी आपस में समांतर होगी, BS और AR। BS समांतर है AR के। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो कोण 2 और 3 भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण 2 बराबर कोण 3
क्यों? क्योंकि ये भी एकांतर अंतकोण है, एकांतर अंतकोण। तो कोण 2 बराबर आया, कोण 3 अभी निकाला हमने 20, तो ये भी 20 डिग्री आया। अब तुम ध्यान से देखोगे कोण x जो है वो कोण 1 और 2 को जोड़ के आएगा, तो x किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल 1 आया था हमारा 10 डिग्री प्लस एंगल 2 आया 20 डिग्री, तो इनको जोड़ देंगे 10 और 20 30 डिग्री। तो यही हमारा x का मान है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा समान, त्रिभुज का परिमाप है 30 और प्रत्येक समान भुजा 12। तो जो दो बराबर भुजाएं हैं बराबर, तो वो 12 सेंटीमीटर की है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, एक त्रिभुज जिसकी दो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। अब इसका जो परिमाप है, तीनों भुजाओं का जो योग है वो 30 है। अब दो भुजा तो 12 12 24, तो इसका मतलब ये भुजा होगी हमारी 6। तीनों भुजाओं का योग 30 है, तो इसका मतलब ये 6 है, 6 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर लंब डालना है, यहाँ से सामने वाली भुजा पर लंब। तो ये क्या करेगा? इसको, इसके जो आधार है इसके दो बराबर भाग कर देगा। तो ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। ये हमने इसलिए कराया क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो हमें पता है कितना है इसका, 6, यहाँ से यहाँ तक 6 है, लेकिन ये ऊंचाई इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हमें इसको निकालना है। तो हमने लंब डाला, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा। तो एक त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए, ये हमने बी मान लिया, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। त्रिभुज ए बी सी में तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण, ये जो एसी है इसका वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, मतलब एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग बराबर है एसी का वर्ग। तो ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से ही होगा। तब एबी ये कितनी है? 3, क्योंकि टोटल 6 थी, तो ये आधी 3, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस बीसी हमें निकालनी है, बीसी का वर्ग ऐसे रखेंगे, और एसी है 12 का वर्ग। अब 3 3 9 प्लस बीसी का वर्ग बराबर 12 का वर्ग 144, 9 को इधर लाएंगे, तो बीसी का वर्ग इक्वल टू 144 माइनस 9। अब बीसी का वर्ग इक्वल टू, तो ये घटा दो 135। अब देखो वर्ग आ रहा है, तो वर्ग घटाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्गमूल लेंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो बीसी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 135, तो 135 का वर्गमूल। अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे हम। तो 135 के अभाज्य गुणनखंड देखो क्या होते हैं, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो ये बने 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इसमें देखो 3 का पेड़ बनना है, ये बाहर आ जाएगा, तो 3 वो बाहर आ गया, और ये 3 गुणा 5 ये अंदर ही रहेगा, और ये हो जाएगा 15। तो जो ऊंचाई है वो ये आई 3√15। अब ये त्रिभुज के क्षेत्रफल में लगा दो, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख दो। तो 1/2 आधार हमारा टोटल ये कितना? 6 सेंटीमीटर, तो 6, और ऊंचाई ये कितनी आई? बीसी, ये आई हमारी बीसी 3√15, 3√15। अब 2 से ये कट गया, 2 3 6, और 3 की 3 में गुणा, 3 3 9, 9√15 इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। तो इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। यदि 3,0 समीकरण x + 4y = k का हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, और इसके दो हल भी निकालने हैं। तो देखो, अगर ये इस समीकरण का हल है तो क्या होगा? x + 4y = k। अगर ये 3,0 इस समीकरण का हल है, तो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब ये वैल्यू इसमें रखेंगे, x की जगह 3 + 4 गुणा 0, y की जगह 0 = k। तो 3 + तो 4 गुणा 0 0 = k। तो तुम देखोगे ये 3 + 0 करेंगे तो 3 ही आएगा, तो k की वैल्यू क्या आई? 3।
तो ये k का मान हो गया, तो एक तो आंसर ये हो गया। फिर ये कह रहा है कि इसके दो हल और ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हमें समीकरण बनानी पड़ेगी। तो समीकरण क्या थी हमारी, x प्लस 4y इजिकल टू k, और k की जगह हमें क्या रखना है, 3 रखना है। ये हमारी समीकरण है। अब इसके हमें दो हल निकालने हैं, तो दो हल निकालने के लिए कोई भी दो हल निकालो, तो ऐसा टेबल बना लो, ये x और ये y। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रख के देखेंगे, x की जगह 1 रख लो। तो अगर हमने यहाँ 1 रखा, तो जब इसको सोल्व करेंगे हम, 1 प्लस 4y इजिकल टू 3, तो 1 को उधर ले जाओ, तो 4y इजिकल टू 3 माइनस 1, ये 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4y इजिकल टू 2, तो y इजिकल टू क्या आएगा, 4 इसके बटे में जाएगा, 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर आया 1/2। तो अगर x का मान 1 है तो y बराबर 1/2 ये आएगा। तो चलिए x बराबर कुछ और रख के देखते हैं, अब की बार -1 रख के देखते हैं। तो इस बार x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी, या -1 -2 कुछ भी। तो हमें तो दो हल चाहिए, तो एक हल तो ये आ गया, तो एक हल तो ये बन गया हमारा 1,1/2। तो दूसरा देखेंगे हम, x की जगह -1 रखा, तो देखो क्या आएगा, -1 प्लस 4y इजिकल टू 3। -1 को जब उधर ले जाएंगे तो ये उधर प्लस हो जाएगा, 3 + 1, तो 4y इजिकल टू ये हो गया 4। 4 को 4 के बटे में ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, तो y इजिकल टू आया 4/4, कट का आ गया 1, तो y इजिकल टू 1। तो अगर x की वैल्यू -1 है तो y का मान आएगा +1। तो दूसरा हल हो गया -1, 1। तो इस तरह से हम इसके दो हल निकाल लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। सरल कीजिए 2x - 5y की क्यूब माइनस 2x + 5y की क्यूब। तो एक तरह से देखा जाए ये a³ - b³ बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, और ये होता है a - b, और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसमें इसको पूरे को हम a मान लेंगे और इसको मान लेंगे b। तो देखो पहले ब्रैकेट में तो आएगा इनका डिफरेंस, तो 2x - 5y क्यूब माइनस 2x + 5y की क्यूब। तो पहले ब्रैकेट में तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 2x - 5y माइनस 2x + 5y, ये वाला यहाँ पे लगा, ये a है ये b है, तो a - b हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या करना है, 2x यानी कि ये 2x - 5y का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस इसका 2x + 5y का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस इन दोनों के गुणा 2x - 5y और 2x + 5y, ब्रैकेट क्लोज। अब इसका ब्रैकेट हटा देंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये अंदर वाले माइनस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस है इसकी वजह से सारे माइनस हो जाएंगे अंदर के। तो पहले ब्रैकेट तो सेम एज इट इज, 2x - 5y। अब ये माइनस 2x को माइनस कर देगा, ये प्लस के 5y इसको माइनस के 5y, ब्रैकेट क्लोज। अब ये वर्ग खोल दो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग बनना है, 2x का वर्ग 4x² प्लस 5y का वर्ग 25y²। अब माइनस है तो यह माइनस आएगा, इन दोनों के गुणा का दुगना, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20xy। अब इसका करेंगे, 2 का वर्ग 2 दूनी 4x², 5 का वर्ग 25y का वर्ग y²। अब इन दोनों के गुणा का दुगना, तो प्लस साइन है तो प्लस आएगा, 5 दूनी 10 10 दूनी 20xy। अब ये एक बार माइनस एक बार प्लस, तो a² - b² बनना है, तो उस हिसाब से ये 2x का वर्ग 4x² माइनस 5y का वर्ग 25y²। अब देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे, 5y माइनस ये भी माइनस, 2x प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो -5y - 5y, तो ये हो गया माइनस के 10y। अब दूसरे ब्रैकेट में देखिए, माइनस के 20xy और ये 20xy प्लस के हैं, ये कैंसिल, 25y² माइनस के हैं, 25y² प्लस के, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा 4x²। समान पदों को एक साथ जोड़ना होता है, तो 4x²
4x², 4x², तो ये हो गए 12, 4 4 8, 4 4 12x² हो गए। फिर एक बचा 25y², तो और कुछ नहीं है, बस यही बचा 25y²। तो यही हमारा आंसर है। तो ये इसके गुणनखंड इस तरह से करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। ये एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये इसकी बारंबारता। तो 1 से 4 में 1 से 4 की बारंबारता 6 है, 4 से 6 की 30, 6 से 8 की 44, इस तरह से। तो इसके लिए आयत चित्र बनाना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये जो वर्ग माप है क्या बराबर है। तो 1 से 4 में कितने का अंतर है, 3 का। तो वर्ग माप यहाँ पे कितनी है, 3। 4 से 6 यहाँ 2 का। तो देखो ये वर्ग माप अलग अलग आ रही है। तो इसके लिए हमें आयत की लंबाई निकालनी पड़ेगी पहले। तो 6 से 8 में यहाँ 2, 8 से 12 4 का डिफरेंस है, 12 से 20 यहाँ 8 का डिफरेंस है। तो इसमें हमें पहले आयत की लंबाई निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम आयत चित्र बनाएंगे। अब आयत की लंबाई का देखो फॉर्मूला ये होता है बारंबारता बटे वर्ग माप। अब जैसे पहले वाले में बारंबारता कितनी है इसकी 6 और इसकी वर्ग माप है 3, ये बटे में आएगा और गुणा में 2। 2 क्यों है, क्योंकि इन सारी वर्ग माप में जो सबसे छोटी वैल्यू है 2 है, तो सबसे छोटी वैल्यू को यूज करेंगे हम 2। तो 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो आयत की लंबाई यहाँ पे आई 4। अब इसको देखेंगे, 30 बटे 2 करेंगे और गुणा में 2, तो 2 से 2 गया तो ये 30। अब इसे करेंगे 44 बटे 2 गुणा 2, तो ये 2 से 2 गया तो ये 44। फिर ये करेंगे 16 बटे 4 और गुणा में 2, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो ये आएगा हमारा 8। और इसे करेंगे 4 बटे 8 गुणा में 2, तो 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, कट के 1 आ गया, तो ये आया 1। तो आयत की लंबाई हमें ये लेनी है। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स एक्स और वाई एक्स। तो यहाँ पे आपको ये वर्ग अंतराल लेना है, इधर वर्ग अंतराल। तो यहाँ जैसे 1 से 4, 4 से 6, तो सपोज करो हमारे पास ये 2 है, 2 2 का अंतर ले लो, 2 ये 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और इधर ले लो ये बारंबारता। तो ये आयत की चौड़ाई यहाँ पे लेंगे हम। तो इसमें आयत की चौड़ाई 1 से 4 में हमें चौड़ाई क्या लेनी है, 4। तो यहाँ पे कहीं ये 2 है तो यहाँ पे कहीं 1 होगा। तो इस 1 से 4 में हमें कहाँ तक जाना है, 4 पे जाना है। आयत की चौड़ाई 4। तो यहाँ पे हम 5 5 का डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ 5 यहाँ 10। तो 1 से 4 में आयत की लंबाई आपको लेनी है 4, तो 4 पे जाना है। 1 से 4 में 4, तो ये 5 है तो 4 कहीं यहाँ कहीं मान लो, तो ये हो गया 4। फिर 4 से 6 में 30 पे जाना है आपको, तो 4 से 6 पे 30, तो यहाँ से स्टार्ट करना है, इसी से मिला के आपको अगला आयत बनाना है। 30 पे जाना है आपको, तो 30 ही है। तो ये हमारा 4 था, ये 30 और 6 से 8 में आपको जाना है 44 पे, 44। तो 44 यहाँ कहीं आएगा, 45 से नीचे, और ये 4 से 6, 6 से 8 सॉरी 44। और फिर 8 से 12 में आपको जाना है 8 पे। तो 8 से 12 यहाँ से यहाँ तक जाना है आपको, 8 से 12 में आना है आपको 8 पे। तो 10 ये है, तो 8 कहीं यहाँ कहीं आएगा, 10 के नीचे यहाँ तक। फिर 12 से 20, 12 से 20 पे 1 पे जाना है आपको, तो 12 से 20 यहाँ तक और 1, तो ये 5 है तो 1 कहीं आएगा, 1 2 3 4 5, तो 1 यहाँ कहीं आएगा, तो ये से यहाँ पे कहीं आएगा ये। तो इस तरह से हम इसका आयत चित्र बनाएंगे। तो ये आपके सेक्शन सी जो 3 नंबर के हैं पूरे हो गए हैं। तो इस तरह से तुम आगे क्वेश्चन भी कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऑल द बेस्ट सभी को अपने पेपर के लिए, सभी अच्छे से पेपर कर पाएं यही मैं उम्मीद करता हूँ सभी। और ये वीडियोस मैंने 3 पार्ट में बनाई हैं, तो सभी बच्चे अपनी क्लास के सभी बच्चों को ये शेयर कर दें
और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को।